चलिए बच्चे, स्वागत है आपका। आज के डिस्कशन में हम लोग लगातार आपको करवा रहे हैं आपको डिस्कशन। और देखिए, इस क्रम में आज जो है, ठीक है, छठा सेट हम लेके आए हैं आपके सामने। और ये सेट में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न है बेटा। क्या कह रहा है ये प्रश्न? ये कह रहा है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह क्या कहलाता है? क्यूटीन कहलाता है। कल के क्लास में आपको मैंने बताया था कि देखिए, लिग्निन जो है वह स्क्लेरन कायमा को दृढ़ करता है। स्क्लेरन कायमा को दृढ़ करता है। एकदम याद रख लीजिए इसको, स्क्लेरन कायमा को दृढ़ करता है। दृढ़ करने का काम कौन करता है? तो बच्चे, स्क्लेरन कायमा को दृढ़ करने का काम करता है कौन? तो लिग्निन करता है। पैक्टीन देखिए, पैक्टीन आपको ये फलों में या अन्य ठीक है, अन्य आपको पादपों के भाग में पाए जाते हैं, जिसका काम होता है, पाए जाते हैं जिससे मुरब्बा बनाया जाता है। बच्चे, क्या बनाया जाता है? जिससे मुरब्बा बनाते हैं। याद रखिएगा, कोई भी फल जो है मुरब्बा बनाने में उपयोगी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें पैक्टीन पाया जाता है। मुरब्बा बनाते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, मुरब्बा बनाते हैं, याद रखना बेटा। चलिए, सेलुलोज जो है सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है जो आपको पृथ्वी पर पाया जाता है। सेलुलोज मनुष्य पचा नहीं सकता है, क्योंकि सेलुलोज, मैंने बताया है कि सेलुलोज जो है यह कार्बनिक पदार्थ है। सेलुलोज क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। और इसमें क्या होता है? तो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। ध्यान में रखिएगा, कार्बनिक पदार्थ है, इसमें क्या होता है? इसमें, ठीक है, इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है, ठीक है, पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा? तो बच्चे, ये आपको, ठीक है, मनुष्य पचा नहीं सकता है। ध्यान में रखिएगा, मनुष्य इसका पाचन नहीं कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कार्बन 12 देखिए, 6C12 है। तो कार्बन, ध्यान में रखिएगा, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है बच्चे? तो 6 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो 6 है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 12 में से 6 घटा दीजिए, 6 है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा कि कार्बन परमाणु 6C12 से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। बच्चे, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि परमाणु द्रव्यमान संख्या A बराबर क्या होता है? तो N+P होता है। परमाणु संख्या Z बराबर क्या होता है? तो बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, या आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। कार्बन परमाणु आपको पता है कि कार्बन जो है वह P ब्लॉक एलिमेंट है। P ब्लॉक एलिमेंट है। ध्यान में रखिए बच्चे, P ब्लॉक एलिमेंट है। कार्बन जो है वह 14वें वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का? तो 14th ग्रुप एलिमेंट है। 14th ग्रुप एलिमेंट है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, बार बार आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। तो याद रखना है क्या कि कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान में रखिएगा, 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी बच्चे? तो एकदम याद रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बार बार मैं बताता हूं कि देखिए, पावर बराबर क्या होता है? तो वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, यानी आपको वर्क क्या किया गया है? तो स्थितिज ऊर्जा के टर्म में वर्क किया गया है बच्चे, क्योंकि हम जो है 40 मीटर की ऊंचाई तक 80 kg की वस्तु को उठा रहे हैं बच्चे। तो स्थितिज ऊर्जा हो गया ये। याद रखिएगा, किसी वस्तु को ऊपर उठाने में जो कार्य होगा वह स्थितिज ऊर्जा होगा बच्चे, बटा टाइम हो गया। अब देखिए क्या होगा, आपको पता है 80 kg, ठीक है, 80 kg ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? तो mgh होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, mgh अपॉन क्या हो गया? T हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, द्रव्यमान कितना है? 80 kg है, ठीक है। g का मान कितना है? तो बच्चे 10 है। और h कितना है? तो 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, बटे कितना सेकेंड लग रहा है? तो 50 सेकेंड लग रहा है। यहाँ देखिए, ये शून्य और ये शून्य कट गया, 5 8 40 हो गया। तो ठीक है, क्या होगा? 8 × 8 64, 640
जूल पर सेकेंड होता है। बच्चे जूल पर सेकेंड को हम वॉट कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्या कहेंगे, वॉट कहेंगे। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि देखिए पावर, मैंने कहा था कि रामबाण फॉर्मूला है पावर का, क्या है बच्चे, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बटा टाइम, यानी 1/2 mv² अपॉन टी, या पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, ये देखिए mgh अपॉन क्या होगा, टी हो जाएगा। फिर देखिए p बराबर क्या होता है, तो q इंटू v अपॉन टी होता है, या v इंटू आई हो गया, या आपको v² अपॉन आर होता है, या I² R होता है। तो ये सब रामबाण फॉर्मूला है बेटा, तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि पावर, शक्ति जो है कार्य करने की दर को कहते हैं। शक्ति जो होता है बल डॉट वेग होता है, यानी एफ भी कॉस थीटा होता है। तो ये बातें याद रखिए, आंसर हो जाएगा 640 जूल पर सेकेंड, 640 जूल पर सेकेंड, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में जाना जाता है। बच्चे आप सभी बच्चों को पता होगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वो परमाणु भार पर आधारित है, एकदम ध्यान में रखिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी लिख लीजिएगा इसको, आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी किस पर आधारित, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी आपको परमाणु भार पर आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है, एकदम ध्यान में रखिएगा, आधारित है। अब देखिए क्या करेंगे, तो मेंडलीफ ने क्या किया कि अपने आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्वों को अन्य नामों से इन्होंने रख दिया था। बहुत सारे तत्वों को इन्होंने क्या किया कि अलग अलग नामों से रख दिया, जैसे एक्का बोरोन, ध्यान दीजिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा आपसे। एक्का बोरोन को इन्होंने कह दिया, क्या कह दिया, स्कैंडियम, क्या कहा, स्कैंडियम कहा, ध्यान में रखिएगा। एक्का बोरोन क्या है, तो स्कैंडियम है, और इसका परमाणु संख्या 21 होता है बेटा, क्या होगा, 21। फिर देखिए इस इन्होंने क्या कहा, एक्का सिलिकॉन, एक्का सिलिकॉन, ध्यान दीजिएगा, एक्का सिलिकॉन, इन्होंने एक और, ठीक है, तत्व का नाम लिख दिया, ठीक है, अपने आवर्त सारणी में इसको भी जगह दिया। एक्का सिलिकॉन को हम जर्मेनियम कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, जर्मेनियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, पहले मेरी बातों को ध्यान दीजिए, तब आप सॉल्यूशन पर देखिएगा, ध्यान लगाइएगा। और अंत में इन्होंने कहा एक्का एल्युमिनियम गैलियम, एक्का एल्युमिनियम गैलियम, याद रखिए बच्चे, एक्का एल्युमिनियम गैलियम याद रखना है आपको। एक्का एल्युमिनियम क्या हुआ, तो बच्चे ये गैलियम हो गया, क्या हो गया, गैलियम हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, एक्का बोरोन स्कैंडियम परमाणु संख्या 21, एक्का, ठीक है, एक्का सिलिकॉन आपको जर्मेनियम परमाणु संख्या 32, और एक्का एल्युमिनियम परमाणु संख्या 31 हो गया। यहां देख लीजिए स्कैंडियम, ठीक है, एल्युमिनियम क्या कह रहा है, एक्का एल्युमिनियम बेटा गैलियम होगा, आंसर सी नंबर होगा। गैलियम वह धातु है, ठीक है, वह धातु है जो कमरे के ताप पर पिघल जाता है, इसे हथेली पर लेने पर यह पिघल जाएगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। गैलियम हथेली पर लेने पर पिघल जाता है, गैलियम हथेली पर लेने पर पिघल जाता है, हथेली पर लेने से पिघल जाता है, लेने से पिघल जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, पिघल जाता है। गैलियम क्या होगा, तो आप जैसे ही हथेली पर लेंगे यह पिघल जाएगा, याद रखना है आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। जर्मेनियम देख लीजिए क्या हुआ बच्चे, इसका नाम एक्का सिलिकॉन था, एक्का सिलिकॉन था। फिर देखिए आपको एक्का एल्युमिनियम किसको कहा गया, गैलियम को कहा गया, और ठीक है एक्का बोरोन किसको कहा गया, तो स्कैंडियम को कहा गया। जर्मेनियम, यहां देखिए जर्मेनियम एक्का सिलिकॉन को कहा गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये तीन तत्व को, ठीक है, मेंडलीफ ने अलग नाम से अपने आवर्त सारणी में रखा था। मेंडलीफ ने अपने समय के ज्ञात 63 तत्वों को आवर्त सारणी में रखा था। यहां देखिए एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है, कोई बात नहीं है, और वस्तु 4 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए वस्तु द्वारा किया गया कार्य, वस्तु द्वारा किया गया कार्य, ध्यान दीजिए बच्चे, वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है F.S और Fs cos थीटा, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, Fs cos थीटा। और ये देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु विस्थापित होती है बल की दिशा में, तो थीटा का मान 0 डिग्री हो गया, यानी ये Fs हो गया बच्चे। अब देखिए अब पुट कर लेते हैं, F का मान कितना है बेटा 60 न्यूटन, और R S का मान कितना है तो 4, W बराबर 60 गुना 4, यानी
240 जूल हो जाएगा, 240 जूल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या होगा आंसर? बी नंबर होगा। ध्यान दीजिए बच्चे, मैंने क्या कहा, वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो W बराबर एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा होगा, थीटा का मान 0 डिग्री, और यहां से कार्य निकल गया आपको 240 जूल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? बच्चे, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की संपूर्ण जानकारी देता है उसे जीन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? जीन। यह ठीक है, डीएनए के संबंध में यह डीएनए का भाग होता है। डीएनए का क्या होता है? भाग होता है। और ठीक है, भाग होता है, और क्या होगा? डीएनए, ये देखिए, यह एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एजीटीसी का बना होता है। एकदम याद रखिएगा बेटा, एजीटीसी का बना होता है। किसका बना होगा? तो एजीटीसी का यह बना होता है। यानी हमारा जो ठीक है, हमारा जो डीएनए है वह एजीटीसी, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन का बना होता है। तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे जीन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब देखिए, नाभिक, नाभिक में आपको ठीक है डीएनए पाए जाते हैं, और नाभिक जो है कोशिका का नियंत्रक होता है। कोशिका को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो नाभिक करता है। ठीक है बच्चे, यहां देखिए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की खोज वॉल्डेयर ने किया था। एकदम लिख लीजिए इसको, क्रोमोसोम की खोज वॉल्डेयर ने किया था। एकदम याद रखिएगा, किसने किया? तो वॉल्डेयर ने किया था। ध्यान में रखिए बच्चे, क्रोमोसोम की खोज वॉल्डेयर ने किया था। यहां से एकदम याद रखने वाली बातें, कुछ पॉइंट जो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या नोट डाउन कर लेना चाहिए बच्चे? तो जीन जो है, जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन ने। जीन शब्द दिया आपको जोहानसन ने दिया था। ध्यान में रखिएगा, जोहानसन ने दिया था, जोहानसन ने दिया था एक। फिर क्या आपको याद रखना है बच्चे? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने दिया? तो वॉटसन और क्रीक ने दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल दिया वॉटसन और क्रीक। नोट डाउन कीजिए, डबल डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन और क्रीक ने दिया था। वॉटसन एवं क्रीक ने दिया था, ये ध्यान में रखिएगा। एक चीज और बच्चे, क्या कि ये जो है आपको क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो वॉल्डेयर ने। जैसा कि मैंने बताया, क्रोमोसोम, इसके बारे में जानकारी दी वॉल्डेयर ने, वॉल्डेयर ने दिया था। तो ये सब बातें आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए बच्चे। याद रखिए, क्रोमोसोम पे जीन जो है आपका एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का बना होता है। डीएनए को क्या कहते हैं? इसको भी नोट डाउन कीजिए। डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। याद रखिएगा बच्चे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, याद रखना है आपको, बार बार आपसे प्रश्न पूछेगा। चलिए देखते, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? बच्चे यहां सब पर बात कर लेते हैं। कार्य, कार्य फॉर्मूला लिखिएगा बेटा। कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? तो एफ डॉट एस होगा, या आपको एफ एस कॉस थीटा होगा। और अगर ठीक है, अगर बल की दिशा में विस्थापन हो, बल की दिशा में विस्थापन हो, दिशा में विस्थापन होगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो 0 डिग्री होगा, और कार्य ये एफ एस हो जाएगा। एकदम याद रखिएगा, कार्य W बराबर एफ एस, और बल की दिशा में विस्थापन अगर होता है तो कार्य महत्तम होता है, और आपको यह एफ एस के बराबर होगा। फिर देखते हैं बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं, ठीक है, बस गतिज ऊर्जा कितना होगा? गतिज ऊर्जा याद रखना, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा बच्चे? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर। फिर देखिए, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो किसी वस्तु के रूप, आकार, स्वरूप के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और ये होता है mgh। क्या होगा? mgh होगा। तो ये ध्यान में रखिए, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगा? तो mgh के बराबर होगा। यहां बेटा एक चीज और जाननी चाहिए आपको। क्या जाननी चाहिए? कि धनुष, तने हुए धनुष में, ध्यान दीजिएगा, तने हुए धनुष में, तने हुए धनुष में एक बात हो गई। दूसरा देखिए, ठीक है, आपको आपका तने हुए स्प्रिंग में, तने हुए स्प्रिंग में, स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा बच्चे? स्प्रिंग में ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उठाए गए हथौड़े में, उठाए गए हथौड़े में,
हथौड़े में कौन सी ऊर्जा, हथौड़े में याद रखना है आपको, इन तीनों में आपका कौन सा एनर्जी होगा, तो mgh होगा। और इसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा बेटा, तने हुए धनुष में, तने हुए स्प्रिंग में, उठाए गए हथौड़े में आपको कौन सी ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। यहां देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है। बच्चे, आप सभी बच्चों को पता होगा कि कालाजार जो होता है उसके लिए उत्तरदायी जो जीव होता है वो कौन होगा बच्चे, तो यह लिस्मेनिया डोनावानी होता है। लिस्मेनिया डोनावानी होता है और यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होगा, प्रोटोजोआ के कारण। कालाजार याद रखिए बच्चे, इसको कौन काटता है, तो होता है कालाजार, तो सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, याद रखना है आपको। बालू मक्खी के काटने से, बालू मक्खी याद रखिए बच्चे, बालू मक्खी यानी आपको सैंड फ्लाई के काटने से ठीक है कालाजार होता है, कालाजार होता है। याद रखिएगा इसको, एक कंसेप्ट हो गया, पहला कंसेप्ट कालाजार होता है। दूसरा कंसेप्ट है कि कालाजार, याद रखिए बच्चे, यह प्रोटोजोआ, यो कौन सा प्रोटोजोआ बेटा, एकदम याद रखना है आपको, कौन सा प्रोटोजोआ, तो लिस्मेनिया डोनावानी के काटने से होता है। लिस्मेनिया डोनावानी के कारण होता है, के काटने से होता है। ध्यान में रखिएगा, काटने से होता है। और इसको इसीलिए कालाजार कहा जाता है कि शरीर आपको क्या होगा, पूर्णतः काला हो जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोटोजोआ, बच्चे प्रोटोजोआ जनरली, ठीक है, प्रोटोजोआ जनरली आपको विखंडित जब होगा तो किस माध्यम से होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी प्रोटोजोआ ठीक है विखंडित होगा तो अधोमुखी युग्मक विखंडन होगा। अधोमुखी युग्मक विखंडन के द्वारा यह विखंडित होता है। अधोमुखी विखंड डाउनवर्ड गैमेट फिजन के द्वारा, डाउनवर्ड गैमेट फिजन के द्वारा यह विभाजित होता है, यानी नीचे की ओर यह पूर्णतः विखंडित होगा। तो यह ध्यान में आपको रखनी चाहिए। ऐसे प्लाज्मोडियम बच्चे, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम, यह भी एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम ये आपको मलेरिया इसी से होता है। प्लाज्मोडियम बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा यह किस प्रकार विभाजित होता है, तो बहुविखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुविखंडन होता है। ध्यान में रखिएगा बेटा, क्या होगा, तो बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। तो याद रखिए इसको, बराबर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जरा। ग्लूकोज, मैंने कल भी बताया था आपको कि देखिए ये ग्लूकोज है। क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज की परमाणु संख्या C6H12O6 है। और जब ये ठीक है आपको प्रवेश करता है साइटोप्लाज्म में, तो ये देखिए ये टूट जाएगा बेटा, किसमें, तो पायरुविक एसिड में। किसमें टूटेगा, पायरुविक एसिड में। अब देखिए, अब ये खोजेगा ऑक्सीजन को, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया, किसको, पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन ठीक है मिला, तो ये प्रवेश कर जाएगा, मिला तो प्रवेश करेगा क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स साइकिल में ये प्रवेश करेगा, जहां यह माइटोकॉन्ड्रिया से अभिक्रिया करके यह एटीपी ऊर्जा देगा। कौन सा ऊर्जा देगा, एटीपी ऊर्जा देगा। अगर इसको, इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला बच्चे, नहीं मिला, तो ये क्या होगा, ये 2 जगह पहुंच सकता है। नहीं मिला तो ये मांसपेशी में चला गया। कहां चला गया, मांसपेशी में चला गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। और यह जो पायरुविक एसिड है यह टूट जाएगा बेटा, किसमें, तो यह पायरुविक एसिड टूट जाएगा, ध्यान में रखिएगा, लैक्टिक एसिड में। किस एसिड में, लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा। और आपको क्या होगा, लैक्टिक एसिड में जैसे ही टूटा तो ध्यान में रखिएगा यह आपको क्या करेगा, क्रैम्प उत्पन्न करेगा और थकान का अनुभव भी क्रिएट करेगा। ध्यान में रखिए बच्चे, थकान का भी अनुभव उत्पन्न करेगा। तो यह 3 अणु, 3 लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का अणु होता है बच्चे, 3 कार्बन का अणु होता है, एकदम याद रखिएगा, ठीक है, 3 कार्बन का अणु होता है। और लैक्टिक एसिड दूध और दही में भी पाया जाता है, लेकिन मांसपेशी में लैक्टिक एसिड थकान का मुख्य कारण होता है, थकान का मुख्य कारण होता है, थकान का मुख्य कारण होता है, एकदम याद रखिए बच्चे, कारण होता है। और कितने अणु का है, तो 3 अणु का कार्बन होता है बच्चे, 3 अणु का कार्बनिक यौगिक होता है।
क्या रिपीट कर रहा हूं मैं, बार बार मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। ग्लूकोज है, ये पायरुविक एसिड में टूट गया साइटोप्लाज्म में, ये ऑक्सीजन चाहिए भी नहीं भी, यानी आपको पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन या आवश्यकता हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन ठीक है पायरुविक एसिड आपको अवायवीय और वायवीय दोनों श्वसन में उत्पन्न होते हैं और यहां 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होगा बेटा। अगर ये क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर गया, ऑक्सीजन इसको मिल गया, तो याद रखिएगा 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपको क्या होगा, नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, तो ये आगे बढ़ेगा। और आपको पता होनी चाहिए बेटा कि जैसे ही आगे बढ़ा मांसपेशी में यह लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है और ठीक है आपको 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है और आपको थकान का अनुभव क्रिएट कराएगा। तो ये याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक ही दिशा में, बच्चे यदि 2 बलों को एक ही दिशा में लगाया जाए तो आपको पता होगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार कुल बलों का योग, याद रखिए कुल बलों का योग, ठीक है बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा, ध्यान में रखिएगा, बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा, योगफल के बराबर होता है, एकदम याद रखना है, बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल के क्या होगा, बराबर होता है। और यहां देखिए F बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, F1 यानी 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, 10 + 5 कर दीजिए यानी 15 न्यूटन के यह बराबर होगा। कितने न्यूटन के, तो 15 न्यूटन के यह बराबर होगा। ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो आपको बलों के संयोजन का नियम है, सुपरपोजिशन बलों के अधिरोपण का सिद्धांत है, तो ध्यान में रखना बच्चे। अब यहां पर आपको क्या नोट डाउन करना चाहिए, यहां पर 2 बातें नोट डाउन कीजिए। बल क्या है बेटा, तो बल संवेग में परिवर्तन की दर है, संवेग में परिवर्तन की दर, एकदम ध्यान में रखिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। और ये देखिए डीपी बटा क्या होता है, डीटी होता है, डीपी बटा क्या होगा, डीटी होगा। संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं बच्चे, एकदम याद रखिएगा। और बल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो गया, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो बच्चे बहुत बार मैंने पढ़ाया है, डाइन होगा। और एफपीएस मात्रक क्या होगा, तो बेटा ये पाउंडल होगा, क्या होगा, पाउंडल होगा। भार में मात्रक क्या होगा, तो भार में मात्रक हो जाएगा आपको, भार में मात्रक क्या होगा, एकदम लिख लीजिए इसको, भार में मात्रक होगा केजी वेट, केजी वेट। और 1 केजी वेट बराबर कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन होता है। तो बच्चे इसको नोट डाउन करिए, एक केजी वेट बराबर 9.8 न्यूटन। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहां देखिए दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करता है, अच्छी बात है, क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, तो बच्चे आप बच्चों को पता होगा कि अवतल दर्पण से जब दांत देखा जाता है तो ठीक है वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, और जब ये रखेंगे तो क्या होगा बेटा, ये देखिए ये चला और ये देखिए ये चला, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये देखिए इस तरह से बना, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। चलिए कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, याद रखिए बच्चे। और ये क्या होता है, तो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। कहां बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, याद रखना बच्चे, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है, एकदम ध्यान में रखिएगा क्या क्या कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। तो ये देखिए क्या हुआ, आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा बनेगा। बच्चे यहां 2-3 बातें आपको नोट डाउन करनी चाहिए, क्या याद नोट डाउन करनी चाहिए। पहला बात ये देखिए, आपको पता है समतल दर्पण, बेटा लिख लीजिएगा इसको, समतल दर्पण, ठीक है। आपको परावर्तक सतह समतल होगा, इसकी फोकस दूरी आपको याद रखना है अनंत होती है और इसका पावर 0 होता है। ये देखिए ये अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी बच्चे निगेटिव होता है और इसकी आवर्धन क्षमता, ध्यान में रखिएगा, आवर्धन क्षमता इसका पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। और जब निगेटिव होगा तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा, ध्यान में रखिएगा। अगर ठीक है निगेटिव होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और वस्तु के बराबर भी बनेगा। और अगर पॉजिटिव होगा m तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, याद रखिए बच्चे, प्रतिबिंब बनेगा आभासी, और ये देखिए वास्तविक बनेगा। चलिए ये बातें नोट डाउन कर लीजिएगा। और जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो m का मान हमेशा क्या होगा, ठीक है, +1 से बड़ा होगा, +1 से बड़ा होगा, ध्यान में रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
अब देखिए, अब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। ये देखिए, ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऑलवेज आपको पता होनी चाहिए कि निगेटिव नहीं होगा बच्चे, पॉजिटिव होगा। और इसका मैग्निफिकेशन हमेशा, ठीक है, +1 होगा, लेकिन लेस देन +1 होगा, यानी m का मान हमेशा क्या होगा, छोटा होगा बच्चे, लेस देन +1 होगा, लेस देन +1 होगा। और आपको अवतल दर्पण के लिए m का मान हमेशा ग्रेटर देन +1 होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होगा। हम देखिए बच्चे, आपको पढ़ा चुके हैं और आपको नोट डाउन करना है बच्चे। क्या नोट डाउन करना है, वर्ग में, ठीक है, वर्ग में, वर्ग मतलब क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप में, वर्ग में, ग्रुप में, ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से, नोट डाउन कर लीजिए, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर क्या होगा, जाने पर परमाणु त्रिज्या AR का मान क्या होता है, तो बढ़ता है बच्चे। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, परमाणु आकार का मान बढ़ता है। अब देखिए, आवर्त में, इसको भी लिख लीजिए बेटा, आवर्त, आवर्त में क्या होगा, आवर्त में, ठीक है, बाएं से दाएं, ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर, दाएं जाने पर क्या होगा, जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान आपको घटता है, एटॉमिक रेडियस का मान घटता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे बेटा। ये देखिए, ये जो है, ये इस तरह का जो आपको पीरियोडिक टेबल में होता है उसको बोलते हैं आवर्त, पीरियड। बच्चे ये हॉरिजॉन्टल है, और कैसे याद रखिएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं पीरियड, HP, हॉरिजॉन्टल को, जो लेटा होगा उसको पीरियड बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। और ये देखिए, ये वर्टिकल है बच्चे, ये वर्टिकल है, वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, तो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। अब देखिए क्या हुआ बच्चे, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सोडियम से क्लोरीन, बच्चे ये देखिए सोडियम हो गया, ठीक है, आपको ये किस आवर्त का तत्व है, तो तीसरे आवर्त का तत्व है सोडियम। उसके बाद क्या होगा, तो बच्चे मैग्नीशियम, उसके बाद क्या होगा, एल्युमिनियम, उसके बाद क्या होगा, तो सिलिकॉन, उसके बाद क्या होगा, फास्फोरस, उसके बाद क्या होगा, तो फास्फोरस के बाद हो गया आपको सल्फर, फास्फोरस के बाद हो गया सल्फर, उसके बाद क्या होगा, तो क्लोरीन, अंत में क्या होगा, आर्गन होगा बच्चे। तो ये देखिए, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, अभी बताया, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। तो क्या करेंगे, घटता है मारेंगे, घटता है मारेंगे, एकदम क्लियर रखिए कंसेप्ट। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है बच्चे। तो ये याद रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो बनने वाले अक्षेप का, अब अक्षेप का रंग कैसा होगा। बच्चे, आप बच्चों को पता है, क्या पता है कि सर ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको चूना जल क्यों नहीं बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं भाई चूना जल बोल रहे हैं, और इसको हम एक और नाम दे रहे हैं, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं बेटा, एक और नाम इसको दे रहे हैं बच्चे, लाइम वाटर भी होता है। क्या होता है, लाइम वाटर भी इसका नाम होता है, लाइम वाटर भी इसका नाम होता है। अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवा दीजिए बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवा दिए तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और बाहर निकल गया क्या, H2O। क्या निकल गया, H2O। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका रंग कैसा होगा, तो दूधिया होगा। कैसा होगा, इसका रंग दूधिया होता है। कैसा होता है, तो बच्चे मेरे दूधिया रंग होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, दूधिया रंग होगा, ठीक है। कैल्शियम, ठीक है, कार्बोनेट का रंग कैसा होगा, तो दूधिया होगा। तो देख लीजिए कहां पर है दूध, दूध जैसा रंग कहां पर है, सफेद, सफेदी हो जाएगा, सफेदी। अब देखिए अधिक मात्रा में, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, CO2 प्रवाहित करने पर इसका रंग उड़ जाता है, प्रवाहित करने पर, ठीक है, करने पर इसका रंग, ठीक है, रंग गायब हो जाता है। इसका रंग क्या होगा, उड़ जाता है, ध्यान में रखिएगा बेटा, उड़ जाता है। और यह ठीक है, रंगहीन हो जाता है, और यह रंगहीन हो जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, रंगहीन हो जाता है। याद रखिए बेटा मेरे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर इसका रंग उड़ जाता है और यह रंगहीन हो जाता है, एकदम याद रखिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, पहले दूधिया होगा फिर रंगहीन हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए त्वरण की बीमा क्या होगी। बच्चे 4-5 बीमा आपको याद रखना है। सबसे पहले त्वरण,
त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर होती है। वेग का बीमा होता है LT-1 बटे L बटे T हो गया बच्चे, LT-2 हो गया, एकदम याद रखिए। ठीक है, त्वरण की बीमा और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा, कौन सी त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण बच्चे, गुरुत्वीय त्वरण याद रखिएगा, या मंदन याद रखिएगा, या आपको ध्यान में रखना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, सबकी बीमा या गुरुत्वीय क्षेत्र बच्चे, ठीक है, की तीव्रता या क्षेत्र, सबका बीमा क्या होगा? बराबर होगा। चलिए अब देखते हैं बल। बल फिर देखिए, ठीक है, तनाव फिर देखिए, कोई भी बल ले लीजिए, कोई भी बल ले लीजिए, या तो नाभिकीय बल, या आपको नाभिकीय बल ले लीजिए, या आप लीजिए, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ले लीजिए, कोई भी बल लीजिए, इसका आपको, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है MLT-2, MLT-2 होता है, MLT-2 होता है। फिर देखिए कार्य, एकदम याद रखना बेटा, कार्य, फिर देखिए ऊर्जा, फिर देखिए उष्मा, ठीक है, उष्मा, फिर देखिए, ठीक है, बलाघुण, सबकी बीमा बराबर होगी, बलाघुण सबकी बीमा बराबर होगी। और कितनी होगी बीमा बेटा? तो इसकी बीमा हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा, इसकी बीमा हो जाएगी कितनी? ML2T-2, ML2T-2। चलिए अब देखिए, ठीक है, आपको बार बार पूछेगा आवृत्ति और कोणीय वेग की बीमा, आवृत्ति और कोणीय वेग, ये दोनों की बीमा क्या होगी? बराबर होगी। कोणीय वेग की बीमा बराबर होगी, कितना होगा? T-1। तो ये याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, LT-2 यहीं पर आ गया बच्चे, LT-2 ए ही ऑप्शन हो गया, ए ही ऑप्शन हो गया LT-2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि m का पावर अगर 0 होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है बच्चे। तो जब भी दो सतह है, ये देखिए ये दो सतह है और इसके बीच अनियमितता अगर होगा तो इसके बीच घर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल लगता है, घर्षण बल लगता है। और घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल वस्तु के गति का विरोध करता है, घर्षण बल वस्तु के गति का विरोध करता है, याद रखिएगा, वस्तु के गति का विरोध करता है। और यह भी ध्यान में रखना है कि घर्षण बल F समानुपाती अभिलंब बल के, और F बराबर होता है म्यू आर, जहां म्यू को घर्षण गुणांक कहते हैं, म्यू को घर्षण गुणांक कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, म्यू को क्या कहेंगे? घर्षण गुणांक। आवेग क्या होता है? तो बल गुना सूक्ष्म समय होता है, बल और सूक्ष्म समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, बल और सूक्ष्म समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बलाघुण क्या होता है? तो बच्चे बलाघुण टॉ बराबर होता है, ठीक है, R क्रॉस F होता है, यानी बल और, ठीक है, अक्ष से दूरी और बल के गुणनफल को क्या कहेंगे? बलाघुण कहेंगे। तो ये घर्षण हो जाएगा, क्या होगा? घर्षण होगा। याद रखना बच्चे, अक्ष से दूरी और बल का गुणनफल, अक्ष से दूरी और बल का गुणनफल, अक्ष से दूरी और बल का गुणनफल क्या कहलाएगा? तो बलाघुण कहलाएगा। अक्ष से दूरी और बल का गुणनफल क्या कहलाएगा? बलाघुण। तनाव क्या है? तो तनाव एक प्रकार का बल है। तनाव क्या है? तो तनाव एक प्रकार का बल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक जटिल अस्थायी उत्तक क्या है? बच्चे आपको मैंने बार बार बताया है, जैसे ही पादप उत्तक की बात करते हैं, पादप उत्तक की बात करते हैं, तो प्लांट टिश्यू मुख्य रूप से दो प्रकार के। पहला क्या होगा? तो पहला हो गया आपको, ठीक है, मैंने कल बताया था, ये देखिए क्या होगा, बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं, पूछेगा ही क्वेश्चन यहां से। पहला विभाज्योत्तक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्या? विभाज्योत्तक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और ये दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं अस्थायी उत्तक। और अस्थायी उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं बच्चे। एक हो गया कौन? तो बच्चे, ठीक है, सरल अस्थायी उत्तक, सरल, और इसमें तीन प्रकार का होगा। एक होता है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा लचीला होता है, कोलेनकाइमा लचीला होगा। दूसरा क्या होगा? एस्क्लेरेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा होता है, एस्क्लेरेनकाइमा होता है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। और तीसरा क्या होगा? तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा पेरेनकाइमा। क्या होगा? पेरेनकाइमा होता है, पेरेनकाइमा कहलाता है। अब देखिए, ठीक है, अस्थाई सरल उत्तक कितने प्रकार के? अस्थाई सरल उत्तक मुख्य रूप से तीन प्रकार के, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा। और एस्क्लेरेनकाइमा मृत होता है, दृढ़ होता है, कोलेनकाइमा लचीला होता है और पौधा के, ठीक है, आपको पौधा के कोमल भागों में पाया जाता है। पेरेनकाइमा, इसमें वायु भरा होता है और यह भी एक तरह से तुरंत आपको वृद्धि करने वाला होता है बच्चे। ये अस्थाई उत्तक। अस्थाई जटिल उत्तक की बात कर रहे हैं, जटिल उत्तक की बात कर रहे हैं। तो जटिल उत्तक मुख्य रूप से कितने प्रकार के? तो अस्थाई जटिल, याद रखिएगा, अस्थाई जटिल।
ये दो प्रकार के होते हैं। अस्थाई जटिल उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार के, पहला हो गया जाइलम और दूसरा हो गया फ्लोएम। जाइलम से जल का प्रवाह होता है और फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। तो ये देखिए डैश एक अस्थाई जटिल उत्तक है। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों अस्थाई, ठीक है, जटिल उत्तक होता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बच्चे सबसे पहले संतृप्त कैसे पकड़ेंगे? तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक, एकदम ध्यान में रखिएगा। किससे बना यौगिक? कार्बन और हाइड्रोजन से। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। पहला हो गया संतृप्त और इसी को बोलते हैं बेटा एल्केन। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चे ये सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है और इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, CnH2n+2 हो गया। और दूसरा होता है असंतृप्त, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया कौन? तो बच्चे एक हो गया, ध्यान में रखिएगा, C+C, ठीक है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? तो बच्चे बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। दूसरा हो गया एल्काइन, C+C, और एल्काइन होता है बच्चे, एल्काइन होता है, और ये C+C होगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे क्या? CnH2n-2, CnH2n-2, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एल्केन का फॉर्मूला क्या हुआ, जल्दी से बता दीजिए। एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा? तो एल्काइन का फॉर्मूला हो गया CnH2n-2, CnH2n-2। अब देखिए यहां पर देखिए C2H2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन, लिख लीजिएगा बेटा, इसको एसिटिलीन बोलते हैं। C2H2 इसको एसिटिलीन बोलते हैं। C2H6 ये हो गया इथेन। क्या हो गया? इथेन। और यही आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H4 ये हो गया इथिलीन बच्चे। क्या होगा? इथिलीन, लिख लीजिएगा इसको, C2H4 इथिलीन और C2H2 एसिटिलीन। और एसिटिलीन मुख्य रूप से दो चीजों में उपयोग करते हैं, एक कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में, दूसरा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में उत्पन्न किया जाता है। तो बच्चे एकदम तीनों याद रखिए, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। यहां देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है? तो सबसे अधिक, इसको नोट डाउन कीजिए, सबसे हल्की धातु, नोट डाउन कीजिए बच्चे, सबसे हल्की धातु कौन? तो आपको लिथियम। चलिए सबसे भारी धातु कौन? सबसे भारी धातु कौन? तो बच्चे सबसे भारी धातु हो गया ओस्मियम, ठीक है। आघातवर्ध और तन्य धातु, आघातवर्ध और तन्य धातु, आघातवर्ध और तन्य धातु एवं तन्य धातु कौन? तो बच्चे आघातवर्ध और तन्य धातु हो गया सोना। क्या हो गया? सोना हो गया, ठीक है, सोना हो गया। Au बोल रहे हैं, Au बोल रहे हैं। फिर देखिए, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मकता किसका होगा? तो बच्चे ये विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगा आपको फ्लोरीन का। सबसे अधिक विद्युत बंधुत्व किसका होगा? सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक विद्युत बंधुत्व, सबसे अधिक विद्युत बंधुत्व ये किसका होगा? तो ये सबसे अधिक विद्युत बंधुत्व हो जाएगा आपको क्लोरीन का। किसका होगा? क्लोरीन का। सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा? सबसे अधिक आयनन ऊर्जा हीलियम का। सबसे अधिक आयनन ऊर्जा, सबसे अधिक आयनन विभव या आयनन ऊर्जा एकदम लिख लीजिए बेटे, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होगा? तो हीलियम का होगा। यहां देखिए क्लोरीन ऑप्शन में है, क्लोरीन मार दीजिए। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होगा? तो एकदम ध्यान में रखिए, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, आघात सबसे अधिक आघातवर्ध और तन्य धातु सोना, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका? तो फ्लोरीन का बच्चे। किसका? फ्लोरीन का। और सबसे अधिक, ठीक है, आपको विद्युत बंधुत्व वाला तत्व कौन होगा? तो विद्युत बंधुत्व वाला तत्व होगा क्लोरीन। सबसे अधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन होगा? तो बच्चे हीलियम होगा। तो ये बातें याद रखनी है आपको, बार बार इससे प्रश्न आएंगे बच्चे, निश्चित आएंगे। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? एकदम आसान है सवाल बच्चे। कैसे? तो आपको पता है कि कुल विद्युत खपत, ध्यान दीजिएगा, कुल विद्युत खपत कितना होगा? तो बच्चे कुल विद्युत खपत होगा, आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो बच्चे यूनिट होता है और यूनिट होता है, कुल विद्युत खपत यूनिट में मापते हैं। और एक यूनिट बराबर क्या होता है? मापते हैं
1 यूनिट बराबर होता है 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट आवर, और आपको पता होना चाहिए 150 यूनिट की बात कर रहा है, तो 150 गुना 1 किलो वाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 होता है। गुना कर देते 15 छक्के 90 के 0, हाथ में ए, हाथ में 9 हुआ, 15 या 45, 45 9 कितना हुआ 54 बच्चे, 54 हो गया, 540 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 540 गुना 10⁻6, या अब देखिए 2 अंक खिसका दीजिए, 5.4 इंटू 10⁸ हो जाएगा। तो देखिए 5.4 इंटू 10⁸, यानी आपको डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसको आगे बढ़ने एकदम याद रखिए। एक यूनिट विद्युत खपत, बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, 1 यूनिट विद्युत खपत, 1 यूनिट विद्युत खपत बराबर कितना, 1 यूनिट विद्युत खपत बराबर होता है 1 किलो वाट आवर, और ये कितना हो जाएगा, तो 1 किलो वाट आवर बराबर 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होगा, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो इसके आधार पर मैंने कैलकुलेट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ रहे हैं, निम्न में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है। देखिए इसी क्वेश्चन में आ गया, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होगा, तो हीलियम का होगा। सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होगा, तो बच्चे हीलियम का होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आयनन ऊर्जा है क्या, बच्चे इसको भी नोट डाउन कीजिए, पूछेगा क्वेश्चन। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वाह्य कक्षा से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, वाह्य कक्षा से, ठीक है, बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, के लिए आवश्यक ऊर्जा को, याद रखिए बच्चे, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, एकदम याद रखिएगा। और ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है, वर्ग में क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे, बच्चे कहाँ जाएंगे, अप टू डाउन जाएंगे, तो आपको घटेगा। अब देखिए आवर्त में आयनन ऊर्जा, आवर्त में क्या होगा, तो बच्चे आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो इसका मान क्या होगा, तो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा। यहां देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन सभी अक्रिय गैस हैं, और अक्रिय गैस का कौन सा वर्ग होता है, ध्यान में रखिएगा, अक्रिय गैसों का वर्ग कौन है बच्चे, अक्रिय गैसों का वर्ग है 18वां वर्ग, 18वां वर्ग है, 18th ग्रुप है, 18वां वर्ग में आपको अक्रिय गैस पाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होगी। बच्चे देखिए हीलियम तो डुबेट हो गया, हीलियम का पूर्ण कक्षा है बच्चे, कैसे है, तो 1s2 है, पूर्ण कक्षा है। अब आते हैं नियोन, बच्चे यहां देखिए ये क्या है, ये डुबेट था, ये ऑक्टेट पूरा है बच्चे, ऑक्टेट है, और क्या है 1s2 2s2 2p6 बच्चे, तो इसका 10, ये देखिए ऑक्टेट पूरा है। तो बच्चे ये क्या कहलाएगा, तो अंतिम कक्षा में 8 है, पहले तो 2 खोजिए, 2 नहीं है बच्चे, ठीक है। अब क्या है, मैक्सिमम कितना होगा, 8 होगा, तो 8 होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसका, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, 8 क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। और याद रखिएगा बच्चे, संयोजकता किसको कहते हैं, वैलेंसी किसको कहते हैं, एकदम याद रखिए, वैलेंसी किसको कहते हैं, तो वैलेंसी मतलब होता है वैलेंसिया, क्या होता है, वैलेंसिया का मतलब होता है कैपेसिटी, क्या होता है, कैपेसिटी होता है बच्चे, क्षमता होता है। और क्षमता का मतलब क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा निकटवर्ती अक्रिय गैस की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, तो बच्चे संयोजकता कहते हैं। जरा देखिए, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि संयोजकता कैसे करते हैं बच्चे, संयोजकता, यहां देखिए वर्ग की बात कर रहे हैं, आवर्त की बात कर रहे हैं, आवर्त में संयोजकता कैसे होगा, 1 2 3 4, फिर क्या होगा 3 2 1, अंत में क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है बच्चे, तो आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, क्या होगा, बी नंबर आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आपको संयोजकता क्या होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अक्रिय गैस की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, ये देखिए त्याग ना तो त्यागेगा ना तो ग्रहण करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका ऑक्टेट पूरा है बच्चे, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो 0 होगी। और मैंने क्या बताया वर्ग में ऊपर से नीचे संयोजकता नियत होता है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं क्या होगा, संयोजकता 1 से 4,
फिर 3 2 1 अंत में क्या होगा 0। अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है। तो ध्यान में रखिएगा इसको, फिर मिलते हैं, ठीक है, ढेर सारी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।